न्यूज मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड ले चलते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। दरअसल उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके मद्देनजर सभी पार्टियां इस वक्त एक्टिव नजर आ रही है और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की 2022 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की 10 विधानसभाओं के लिए प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से 4 गढ़वाल 6 कुमाऊं की विधानसभाओं में प्रभारी बनाए गए हैं। सीधा गढ़वाल और कुमाऊं को साधने की कोशिश की गई है। कुमाऊं और गढ़वाल को साधने की कोशिश की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। 2022 में चुनाव होने हैं, समय बेहद कम बचा है और आम आदमी पार्टी ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया और अब आम आदमी पार्टी की तरफ से 10 विधानसभाओं के लिए प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 4 प्रभारी गढ़वाल से और 6 कुमाऊं से होंगे। ये जानकारी सामने आई है। कुमाऊं और गढ़वाल को साधने का सीधा प्रयास किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। बात कुमाऊं क्षेत्र की करते हैं तो कुमाऊं क्षेत्र के वोटर्स की संख्या उत्तराखंड में सबसे ज्यादा है। इसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी इस वक्त कुमाऊं और गढ़वाल को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने 2022 को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। तमाम कार्यकर्ता इस वक्त उत्तराखंड में एक्टिव नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के और 10 विधानसभाओं के लिए प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इन 10 प्रभारियों में से 4 गढ़वाल के और 6 कुमाऊं की विधानसभा में प्रभारी बनाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कुमाऊं और गढ़वाल को साधने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस वक्त उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना भी साध रहे हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी भी एक्टिव हो गई है। आम आदमी पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री केजरीवाल लगातार उत्तराखंड को लेकर के रणनीति बना रहे हैं। इससे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया और उत्तराखंड के दौरे का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। इसी के साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 10 विधानसभाओं के लिए प्रभारियों की लिस्ट भी उन्होंने जारी कर दी है। 4 गढ़वाल से और 6 कुमाऊं की विधानसभाओं में प्रभारी बनाए गए हैं। सीधा तौर पर कुमाऊं और गढ़वाल को साधने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तमाम कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही है। मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में लगातार एक्टिव नजर आ रही है। हालांकि 2022 के बाद सत्ता किसके हाथों होगी इसका फैसला जनता करेगी, क्योंकि जनता जनार्दन है। देखना होगा 2022 के बाद उत्तराखंड की कमान किसके हाथों मिलनी है। लेकिन फिलहाल सभी राजनीतिक दल इस वक्त एक्टिव नजर आ रहे हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने 2022 को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां तेज कर दी है। 10 विधानसभाओं के लिए प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इनमें से 4 गढ़वाल 6 कुमाऊं की विधानसभाओं में प्रभारी बनाए गए हैं। कुमाऊं और गढ़वाल को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने 2022 को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद उत्तराखंड दौरे पर जाकर उन्होंने सीधा वोटर्स को साधने की कोशिश की। 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान उन्होंने किया और अब उन्होंने 10 विधानसभाओं के लिए प्रभारियों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इनमें से 4 गढ़वाल में और 6 कुमाऊं की विधानसभाओं में प्रभारी बनाए गए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं को सीधा साधने की कोशिश की गई है। तो उत्तराखंड की राजनीति में लगातार हलचल बनी हुई है। जानकारी आपको दे रहे हैं 2022 को लेकर के। अब आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में जिस तरीके से इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, इसी बीच सभी राजनीतिक दलों के बीच घमासान भी बढ़ता जा रहा है। 2022 चुनाव को लेकर घमासान देखा जा रहा है सभी राजनीतिक दलों के बीच। कांग्रेस और बीजेपी में तीखी नोकझोंक नजर आ रही है। कांग्रेस और बीजेपी सीधे आमने सामने। हरीश रावत के बयान पर सियासी हलचल इस वक्त तेज हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि विनोद सुआल का कांग्रेस पर हमला। विनोद सिवाल का कांग्रेस पर हमला भी देखा गया है। लगातार सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। चुनावों को लेकर आपको इस वक्त की बड़ी जानकारी दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी आपस में पलटवार करने में लगी हुई है। सीधे तौर पर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जाते हैं कि बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है और बीजेपी भी सीधे तौर से कांग्रेस पर आरोप लगाती नजर आती है। ऐसे में विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां इस वक्त आरोप और प्रत्यारोप पर देखती नजर आ रही हैं।
2022 में चुनाव को लेकर घमासान लगातार जारी है। उत्तराखंड में हरीश रावत की तरफ से एक बयान दिया गया, जिसके बाद हलचल तेज हो गई है। लोगों को गुमराह कर रही है हरीश रावत, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है और जनता त्रस्त है उत्तराखंड की, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड में घमासान जारी है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। पिछले 20 सालों का इतिहास अगर हम देखते हैं उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड की सत्ता लगातार बदलती रहती है, एक बार कांग्रेस के हाथों और एक बार बीजेपी के हाथों। अब देखना है कि 2022 में किसका चुनाव जनता करती है, लेकिन फिलहाल इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं और हरीश रावत लगातार बीजेपी को घेरने में जुटे हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत एक बड़े चेहरों में आते हैं। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए टक्कर भी बड़ी है। हालांकि बात बीजेपी की करते हैं तो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। रोजगार कार्ड बांटता है, कोई बिजली के कार्ड बांट रहा है, कोई और आएगा, कुछ और कार्ड बांटेगा। ये बरसाती नाले हैं, ये बहते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक समुद्र है, इन सब चीजों से उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। कोई रोजगार तो आपको जानकारी दे रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है 2022 में उत्तराखंड चुनाव को लेकर के, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है, एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और राजनीतिक सरगर्मियां लगातार उत्तराखंड में बढ़ती जा रही है। ये जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं। लगातार कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रही है बीजेपी, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि लोगों को हरीश रावत गुमराह कर रहे हैं। दरअसल हरीश रावत कांग्रेस की तरफ से एक बड़े चेहरे में आते हैं, ऐसे में उनकी तरफ से इस तरीके से बयानबाजियां करना भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में तीखी नोकझोंक लगातार जारी है। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में होने हैं, समय बेहद कम बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल इस वक्त एक्टिव भी नजर आ रहे हैं और सियासी घमासान लगातार देखा जा रहा है। एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है, सरगर्मियां बढ़ती जा रही है उत्तराखंड में इस वक्त। हालांकि उत्तराखंड की राजनीति दिखने में जितनी आसान है, इतनी आसान उत्तराखंड की राजनीति है नहीं। तो ये जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। और कांग्रेस और बीजेपी लगातार आमने सामने नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से चिंतन शिविर भी किया गया बीते दिन, तमाम फैसले इसमें लिए गए, रणनीति बनाई गई कि किस तरीके से वोटर्स को साधा जाए। बात बीजेपी की करते हैं तो बीजेपी भी लगातार अहम मुद्दों को लेकर वोटर्स को साधने में लगी है, खासकर रोजगार के मुद्दे को लेकर, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय नेता रहे हैं और उन्होंने युवाओं को साधने की पूरी कोशिश में जुट गए हैं। सीधा सीधा रोजगार को लेकर उन्होंने ऐलान किया। अब इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी लगातार आमने सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि 2022 के बाद ये तस्वीरें साफ होंगी कि 2022 में उत्तराखंड की सत्ता, उत्तराखंड की कमान किसके हाथों होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में तीखी नोकझोंक लगातार जारी है। हरीश रावत के बयान पर सियासी हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से कांग्रेस नेता हरीश रावत लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, उसके बाद उत्तराखंड में सियासी हलचल भी बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि राजनीति है, कब किस ओर पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि 2022 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी लगातार आमने सामने नजर आ रही है। इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से भी लगातार प्रदर्शन भी देखे जा रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टी बीजेपी को घेरने में इस वक्त उत्तराखंड में जुटी हुई है। रोजगार के मुद्दे को लेकर, कोरोना काल के मुद्दों को लेकर, लगातार महंगाई के मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टियां इस वक्त बीजेपी को घेरने में लगी हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी तमाम विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है और वोटर्स को साधने की प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी लगातार आमने सामने है। वार पलटवार का दौर चल रहा है इस वक्त। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। अब जिस तरीके से हरीश रावत को लेकर हलचल बढ़ती जा रही है, उनके बयान के बाद हरीश रावत ने क्या कुछ कहा वो आपको सुना देते हैं। उत्तराखंड मांगे रोजगार। हमने अपने कार्यकाल में रोजगार को सर्वाधिक प्राथमिकता दी। सरकारी पदों को
रिक्त नहीं रहने दिया। आज स्थितियां उलट गई। मैं उस दिशा में सरकार के ऊपर नैतिक दबाव बनाने में लगा हुआ हूं। मैं आप सबसे कर्तव्य से भी बंधा हुआ हूं। 2017 में चुनाव के वक्त में मैंने रोजगार गारंटी कार्ड बांटी थी और आपने वो कार्ड भरे थे। जिन बहनों और भाइयों ने वो रोजगार गारंटी कार्ड भरे, जिन बहनों और भाइयों ने उन रोजगार गारंटी कार्डों के अनुरूप बातें की हैं, उनको लोगों में बांटा है। मैं आपके पास बहुत जल्दी ट्विटर पर एक नंबर दूंगा, जिस नंबर पर यदि जिन बहन और भाइयों के पास भी वो कार्ड पहुंचे हैं, जिन्होंने उनको सराहा है, यदि वो टिक करके अपना नंबर, अपना नाम, पता आदि सब डाल दें, तो मैं उन सबको सूचीबद्ध करके 2022 में कांग्रेस की सरकार आने की स्थिति में उसको एक प्राथमिकता आधारित रजिस्टर मान करके उनके रोजगार की व्यवस्था, और जिनकी रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पाएगी उनको न्याय योजना के तहत जो है बेरोजगारी भत्ता मिले, उसको सुनिश्चित करने का काम करूंगा। आप सब मेरे ट्विटर पर दिए गए नंबर को जरूर याद रखें। आगे रुक करते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग इस वक्त बंद हो गया है क्योंकि लगातार तेज बारिश का दौर चल रहा है। भूस्खलन देखी जा रही है। इसके बाद राजमार्ग लगातार बंद हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर मलबा गिरने से जाम लग गया है और कई वाहन फंस गए हैं। भूस्खलन की वजह से 125 सड़कें अभी भी बंद है। लगातार भूस्खलन उत्तराखंड में देखा जा रहा है। मशीनों को लगाकर मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू का काम भी लगातार जारी है। देहरादून और अन्य इलाकों से आने जाने वाले लोगों को परेशानी भी हो रही है क्योंकि ऋषिकेश और बद्रीनाथ हाईवे इस वक्त जाम हो गया है, जिससे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई वाहन इस वक्त फंस गए हैं और भूस्खलन जिस तरीके से हुआ है, 125 सड़कें इस वक्त उत्तराखंड में बंद है। 125 सड़कों के बंद होने से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। मशीनों को लगाकर मलबा हटाने का काम भी लगातार जारी है। देहरादून और अन्य इलाकों से आने जाने वाले लोगों को परेशानी भी हो रही है। लोगों को बेहद परेशानी हो रही है। इस वक्त उत्तराखंड में लोगों का जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण हो चला है क्योंकि लगातार तेज बारिश का दौर चल रहा है और इसके बाद से ही भूस्खलन की तस्वीरें देखने को मिल रही है। उत्तराखंड में बीते दिन भी देखा गया कि किस तरीके से भूस्खलन उत्तराखंड में हुआ, जिसके बाद कई हाईवे बंद हो गए। यानी जान का खतरा लगातार उत्तराखंड में बना हुआ है और एक चुनौतीपूर्ण लोगों का जीवन इस वक्त उत्तराखंड में हो गया है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रही है कि बेवजह घरों से बाहर निकलने से बचें, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचें क्योंकि भूस्खलन होने से पहाड़ दरक कर हाईवे तक गिर रहे हैं, जिस वजह से हाईवे को भी नुकसान पहुंच रहा है। कई वाहन इस वक्त फंस गए हैं और भूस्खलन से 125 सड़कें बंद हैं। मशीनों को लगाकर मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना का अपडेट आपको दे दें कि उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना बेहद कम हो गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। 24 नए संक्रमित मिले हैं और एक भी मौत नहीं हुई। 37 लोग ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे के ये आंकड़े। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई गई है। वैक्सीनेशन अभियान उत्तराखंड में बेहद तेजी से चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है वैक्सीन लगवाने के लिए और उत्तराखंड में कोरोना के मामले बेहद कम हो गए हैं। राहत भरी खबर है कि एक भी मौत नहीं हुई है बीते 24 घंटे के अंदर और 24 नए संक्रमित और 37 लोग ठीक होकर घर भी लौट गए हैं। लगातार वैक्सीनेशन अभियान को भी तेज किया गया है और उत्तराखंड सरकार ने लक्ष्य रखा है कि दिसंबर के अंत तक 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के अंदर उत्तराखंड में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है और 37 मरीजों को ठीक होने के बाद वापस घर भी भेजा गया है। फिलहाल राज्य में 418 सक्रिय मामले हैं। लगातार कोरोना के मामले कम होते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में राहत भरी खबर है। प्रशासन लोगों से अपील भी कर रही है कि वैक्सीन लगवाने के लिए आगे भी आए।
और साथ ही साथ प्रशासन की तरफ से कोविड कर्फ्यू को भी बढ़ाया गया। तो आपको कोरोना से जुड़ी जानकारी दे रहे थे। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम होने लगे हैं। अब आगे रुक करते हैं, अब बात करेंगे उत्तराखंड में अमृत महोत्सव की। दरअसल उत्तराखंड में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। 2 अक्टूबर तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। ये जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। 2 अक्टूबर तक अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। 444 जिलों में मनाया जाएगा अमृत महोत्सव। उत्तराखंड की एक बड़ी जानकारी, मोहन शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के गदरपुर में जिला युवा अधिकारी मोहन शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सूचना दी कि देश में आज से 2 अक्टूबर 2021 तक देश के सभी 744 जिलों में केंद्र सरकार के निर्देश पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें देश के प्रत्येक जिले से 75 गांव के 75 युवा शिरकत करेंगे। उधम सिंह नगर जिले में जन भागीदारी से जन आंदोलन थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो अमृत महोत्सव मनाया जाएगा उत्तराखंड में। 13 अगस्त 2021 से 2 अक्टूबर 2021 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत देश के 744 जिलों को इसमें चिन्हित किया गया है और इन 744 जो जिले हैं, प्रत्येक जिले में 75 गाँव का चयन किया गया है और उन 75 गाँवों से 75 युवा इनमें भाग लेंगे। देश के आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने और इसी के तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। कामकाज पे नजर भी रखेंगे। उत्तराखंड के दौरे पर जेपी नड्डा, बड़ी जानकारी आपको देते हैं इस वक्त की। और इसी के साथ 2 दिवसीय ये दौरा हो सकता है, ये जानकारी सामने आई है। कार्यकर्ताओं की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बीजेपी के 11 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं उत्तराखंड में। जिस तरीके से इस वक्त साधु संत उत्तराखंड में बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे और उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को परखने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड में 2 दिनों के दौरे पर रहेंगे। उनका ये दौरा 20 और 21 अगस्त को होने जा रहा है। देहरादून के रायवाला और हरिद्वार के आसपास 11 कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। देखिए, 20-21 तारीख में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री जेपी नड्डा जी उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए वो आ रहे हैं और आगामी विधानसभा का जो चुनाव है उसके दृष्टिगत ये बड़ा महत्वपूर्ण उनका दौरा है। देहरादून और हरिद्वार दोनों जिलों में लगभग 11 कार्यक्रम उनके अभी तक निश्चित हुए हैं और इन सभी कार्यक्रमों में सभी प्रदेश के पदाधिकारी, विधायक, मंत्री सभी शिरकत करें। चलिए अब आगे रुक करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति अभियान की शुरुआत की है। दरअसल आत्मनिर्भर नारी शक्ति अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं से बातचीत भी की और करोड़ों की सौगात महिला को दी है। ये रिपोर्ट देखिए। आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद। पीएम मोदी ने महिलाओं से की बात। पीएम मोदी ने नारी शक्ति को किया सलाम। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब से लेकर आज तक वो नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चला रहे हैं। देश के विकास में महिलाओं का योगदान कम नहीं है, इसलिए पीएम के एजेंडे में महिला शक्ति सर्वोपरि है। उस कड़ी में एक कार्यक्रम रखा गया था, आत्मनिर्भर नारी शक्ति। इस कार्यक्रम में शामिल महिलाओं से पीएम मोदी ने संवाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह की महिला सदस्यों से बातचीत की है। इस दौरान पीएम ने कहा कि कोरोना में जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देशवासियों की सेवा की, वो अभूतपूर्व है। मास्क और सैनिटाइजर बनाना हो, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना हो, जागरूकता का काम करना हो, हर प्रकार से आपकी सखी समूहों का योगदान अतुलनीय रहा है। साथियों, आजादी के 75 वर्ष का ये समय नए लक्ष्य तय करना और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का है। बहनों की समूह शक्ति को भी अब नई ताकत के साथ आगे बढ़ाना है।
सरकार लगातार वो माहौल, वो स्थितियां बना रही है जहां से आप सभी बहनें हमारे गांवों को समृद्धि और संपन्नता से जोड़ सकती हैं। कृषि और कृषि आधारित उद्योग हमेशा से ऐसा क्षेत्र है जहां महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए अनंत संभावनाएं हैं। भारत में बने खिलौनों को भी सरकार बहुत प्रोत्साहित कर रही है, इसके लिए हर संभव मदद भी दे रही है। विशेष रूप से हमारे आदिवासी क्षेत्रों की बहनें तो पारंपरिक रूप से इससे जुड़ी है। इसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत संभावनाएं हैं। इसी प्रकार आज देश के सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का अभी अभियान चल रहा है। और अभी हमने तमिलनाडु की हमारी बहनों से सुना, बहन जयंती जिस प्रकार से 60 आंकड़े बता रही थी, हर किसी को प्रेरणा देने वाली थी। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप की दोहरी भूमिका है। आपको सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जागरूकता भी बढ़ानी है और इसके विकल्प के लिए भी काम करना है। पीएम मोदी ने कहा कि बदलते हुए भारत में देश की बहनों बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर हैं। घर, शौचालय, बिजली, पानी जैसी सुविधाओं से सभी बहनों को जोड़ा जा रहा है। बहनों बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर नारी शक्ति के साथ संवाद किया और तमाम महिलाओं को सौगात भी, और साथ ही साथ कहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना उनका प्रयास रहेगा। अब आगे रुक करते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत उनके कई अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए ट्विटर पर, और अब कांग्रेस पार्टी का अकाउंट भी लॉक कर दिया गया है। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हम कांग्रेस हैं, देश का संदेश है, हम डरते नहीं हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ट्विटर की जंग और हुई तेज। श्रीनिवास ने अकाउंट का नाम बदला, अकाउंट का नाम रखा राहुल गांधी। प्रियंका ने भी बदली तस्वीर। ट्विटर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर आई है। दरअसल ट्विटर ने राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं के भी ट्विटर अकाउंट अस्थायी तौर पर ब्लॉक कर दिए हैं। अब कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि उनके 5000 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं, जिसमें कुछ बड़े नेताओं के अकाउंट भी शामिल हैं। इस बीच यूथ कांग्रेस के प्रमुख श्रीनिवास ने अपने ट्विटर अकाउंट का नाम राहुल गांधी रख लिया है और उन्हीं की फोटो भी लगा दी है। प्रियंका गांधी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी की फोटो लगा ली है। श्रीनिवास ने ट्विटर अकाउंट का नाम राहुल रखने के बाद एक ट्वीट किया, तुम कितने ट्विटर अकाउंट रोकोगे? हर कार्यकर्ता राहुल गांधी की आवाज बनकर तुमसे तीखे सवाल पूछेगा। आइए मिलकर इस जन आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। किस किस के ट्विटर अकाउंट हुए लॉक? कांग्रेस महासचिव अजय माकन, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, पार्टी के विहिप माणिक्यम टैगोर, असम कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव। कांग्रेस पार्टी का कहना है इन सभी बड़े नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब ट्विटर इंडिया से बातचीत जारी है। इसमें सीनियर कांग्रेस सांसद ट्विटर से मुद्दा सुलझाने पर बात कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली में कथित दुष्कर्म एवं हत्या की पीड़िता 9 वर्षीय बच्ची के माता पिता से मुलाकात की तस्वीर साझा करने को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक किया गया था। कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट को लॉक किए जाने संबंधी संदेश का स्क्रीनशॉट फेसबुक पोस्ट में शेयर किया था। लिखा है, जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया हम तब भी नहीं डरे, तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे? हम कांग्रेस हैं, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। अब देखना है कांग्रेस के इस आरोप पर ट्विटर का क्या जवाब आता है।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी आखिर किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से इस वक्त तमाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पक्ष में प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें के